heat. स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक पर। मैं एक दफा फिर आपको ये बता दूं, बेसिक इंफॉर्मेशन से भी एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन भी अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिएगा ताकि लॉजिकल और टेक्निकल बेसिस पर इस टॉपिक से जो एमसीक्यूज बन सके आप उसको अटेम्प्ट कर लें। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा फिनोमेना जिसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, किसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क उस वर्क को कहते हैं जिसमें मोशंस परफॉर्म होती है, बॉडी मूव करता है। हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे स्टडी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का एक और मतलब है डिफरेंट रिलेशंस among heat energy, internal energy and work done। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो डिफरेंट रिलेशंस होता है उसके स्टडी को भी कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 7 लॉज हैं। नंबर ऑफ लॉज जो हैं, नंबर ऑफ लॉज टोटल 7 है, जिसमें हमारे सिलेबस में 2 लॉज का जिक्र हुआ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, heat energy may convert one form to another form, not be destroyed or neither be created, right? दूसरा स्टेटमेंट आपने ये पढ़ा कि in the phenomena of thermodynamics, change in internal energy of a system always be equal to the difference of heat energy and mechanical work। पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट तकरीबन वही है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, बस सिर्फ फर्क ये है कि एनर्जी में कन्वर्ट के बजाय कहिएगा हीट एनर्जी में कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर, नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नाइदर बी क्रिएटेड। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इन द फिनोमेना ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क, राइट? ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि डेल्टा क्यू प्लस तब लेते हो जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो सिस्टम को, और जिस सिस्टम से रिजेक्ट होता है, रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, तो हीट एनर्जी माइनस का होता है। इसी तरह डेल्टा यू इंक्रीज होता है तो प्लस और डिक्रीज होता है तो माइनस, राइट? बिल्कुल इसी तरह डेल्टा डब्ल्यू, सिस्टम खुद काम करे, वर्क बाय द सिस्टम तो प्लस, और ऑन द सिस्टम
ऑन दी सिस्टम यानी सिस्टम पे काम हो तो नेगेटिव, राइट? ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट प्रेशर पर जब थर्मोडायनेमिक्स का फिनोमेना होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ऐसे प्रोसेस को आपने आइसोबैरिक प्रोसेस का नाम दिया। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो वर्क मालूम करने के ये 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। F डेल्टा एक्स, P A डेल्टा एक्स और P डेल्टा V। ये न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज में इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, राइट? ओके। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट, राइट? आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट आप सप्लाई करते हो, जो हीट आप सप्लाई करते हो, वो हीट एंथैल्पी को चेंज करने में इस्तेमाल होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो आप हीट देते हो वो हीट का इस्तेमाल होता है एंथैल्पी को चेंज करने में, एंथैल्पी को चेंज करने में। आइसोबैरिक प्रोसेस से ग्राफ दरमियान बनाएंगे तो एक्सिस के पैरेलल, और इसकी इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू C। ये इस कर्व की इक्वेशन है। अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट आप सप्लाई करते हो वो हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होता है। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होता है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे V और P के दरमियान, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल, Y के पैरेलल, और V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इस कर्व की इक्वेशन है। फिर ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट आप सप्लाई करते हो वो सारा का सारा कहां इस्तेमाल होता है? वर्क करने में। ये एक आइडियल प्रोसेस है, ये एक आइडियल प्रोसेस है। ग्राफ V और P के दरमियान में अगर आप देखते हैं तो एक कर्व होता है, इस कर्व को आप पैराबोलिक या हाइपरबोलिक कर्व कहते हो, और ये इसकी इक्वेशन है PV इज इक्वल टू C। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो दूसरा नाम है, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ बॉयल्स लॉ। प्रोसेस ऑफ बॉयल्स लॉ या इन बॉयल्स लॉ, एक ही बात है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट सप्लाई होगी ना रिजेक्ट होगा,
ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की सूरत में होता है, इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की सूरत में होता है। इसमें जो हीट आप सप्लाई करते हो या रिजेक्ट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। ग्राफ में हम देखते हैं तो ये ग्राफ कर्व होता है और इस ग्राफ को हम लोग एडियाबैटिक कर्व कहते हैं, एडियाबैटिक कर्व कहते हैं। और इसकी इक्वेशन PV गैमा इज इक्वल टू C है, ये गैमा V के ऊपर है। एडियाबैटिक कर्व की इक्वेशन है PV गैमा इज इक्वल टू C, गैमा जो है वो V के ऊपर है, राइट स्टूडेंट्स। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके एमसीक्यूज बहुत बनते हैं, इंफॉर्मेशन बेसिस पर भी, न्यूमेरिकल बेसिस पर भी। इस टॉपिक के एमसीक्यूज के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल टाइप के एमसीक्यूज भी होंगे और न्यूमेरिकल टाइप के भी एमसीक्यूज होंगे जो हम लोग फिजिकल क्लासेस में लाइव सेशन में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट ओके। फिर हम लोग बात करें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, थर्मोडायनेमिक्स पर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दो साइंटिस्ट ने दिया है, उसमें से एक का नाम है केल्विन और दूसरे का नाम है क्लॉसियस, क्लॉसियस। केल्विन के स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसा इंजन नहीं बना या नहीं बन सकता जो कि सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे। ऐसा इंजन नहीं बन सकता जो सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। It is not possible to drive such type of engine in which total heat energy which is supplied will use to do work, some energy will be expelled, right? और क्लॉसियस ने कहा था, क्लॉसियस ने कहा था कि बगैर एक्सपेंडिचर के ये मुमकिन नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। विदाउट एक्सपेंडिचर ये मुमकिन नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट था। और एक बात याद रखिएगा, केल्विन और क्लॉसियस का स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर दोनों एक ही है, दोनों सेम है। केल्विन क्लॉसियस का स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर एक ही स्टेटमेंट है। क्लियर ओके स्टूडेंट्स, एक और वर्ड याद रखिएगा, रिजर्वायर। रिजर्वायर, रिजर्वायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर हीट एनर्जी, स्टोर हीट एनर्जी। रिजर्वायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को स्टोर करता है। हीट एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? रिजर्वायर। ओके अच्छा, एक होता है कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर याद रखिएगा, इसे हम लोग सिंक भी कहते हैं, सिंक भी कहते हैं। इसके टेम्परेचर को T2 और हीट को Q2 से लिखते हैं। एक होता है हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर।
इसे हम भी कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं, और इसके टेम्परेचर को T1 और हीट को Q1 कहते हैं, राइट? ओके। इंजन की एफिशिएंसी के फॉर्मूले जरा याद रखिएगा। एफिशिएंसी के फॉर्मूले जरा याद रखेंगे। इंजन का एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये है, इसमें T1 ग्रेटर होगा T2 से। एक ये है, ये वर्क है, ये इनपुट है, ये एनर्जी है, सॉरी एफिशिएंसी है। वर्क का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वो ये है Q1 माइनस Q2। ये डायग्राम याद रखिएगा। ये इंजन है, इंजन को जो कुछ सप्लाई करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, इनपुट Q1, जो एनर्जी जाया होगी वो Q2, जो जाया होगी वो Q2, और जो आउटपुट मिलेगा ये वर्क होता है, राइट? स्टूडेंट्स, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट और भी है, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की मैं कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन आपको सेंड करूंगा अगले वीडियो में, यानी इसी के साथ वीडियो में। कार्नोट इंजन की पूरी वर्किंग विद डायग्राम आपको देखना है, बिल्कुल वैसे जैसे थ्योरी क्लास में आपने पढ़ा था। कार्नोट इंजन का पूरा लेक्चर आपको एज इट इज देखना है, यानी इस फॉर्म में उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। तो कार्नोट इंजन, ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन दी है जो आपको थ्योरी क्लास में बताई गई हैं, या एमसीक्यूज में जिक्र हो सकता है, पूछा जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए जो आज मैंने बताई। इसके अलावा अगला जो वीडियो आपको मैं सेंड करूंगा इसी के साथ, वो होगा कार्नोट इंजन की कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसको भी पूरा देख कर आइएगा। तो इन बेसिस पर अगला लेक्चर हमारा होगा, यानी अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा थर्मोडायनेमिक्स पे होगा, जिसपे हम एप्टीट्यूड में आने वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉजिकल और टेक्निकल बेसिस के एमसीक्यूज भी होंगे। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन टाइप के एमसीक्यूज इन्हीं में से आते हैं, कुछ इंशाल्लाह हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये सारी बेसिक अच्छे तरीके से आनी चाहिए क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।